स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री की, जिसमें हमने पिछली क्लास में उदय सिंह के बारे में बात की थी और किस प्रकार अकबर के द्वारा उदय सिंह के ऊपर अटैक किया गया और उदय सिंह स्वयं गोगुंदा चला गया और जैमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत के द्वारा अकबर का सामना किया गया। उसी क्रम में अपन आगे की बात करते हैं। तो बात किसकी है? उदय सिंह की। उदय सिंह अपन चर्चा किसकी करेंगे? उदय सिंह की करेंगे। तो क्या होता है, अकबर के द्वारा जब इस उदय सिंह के ऊपर अटैक किया जाता है तो ये उदय सिंह कहां चला जाता है? मेवाड़ से गोगुंदा चला जाता है। कौन? उदय सिंह गोगुंदा चला जाता है और जैमल राठौड़ और फत्ता चूड़ावत के द्वारा अकबर का सामना किया जाता है। और फिर आगे क्या होता है? अकबर के द्वारा आगरा के किले में जैमल राठौड़ मतलब जैमल तथा फत्ता की गजारूढ़ मतलब हाथी पे बैठे हुए गजारूढ़ मूर्तियां प्रतिष्ठित करवाई। क्या बताया मैंने आपको? अकबर के द्वारा आगरा के किले में जैमल तथा फत्ता की वीरता से प्रसन्न होकर जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो प्रतिष्ठित करवाई गई। किसके द्वारा? उदय सिंह के द्वारा। उसके अलावा क्या हुआ? मैंने ये बताया था आपको पहले कि उदय सिंह के समय में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था और तीसरे शाखे के रूप में इस जैमल तथा फत्ता चूड़ावत के द्वारा केसरिया तथा जो फत्ता की पत्नी थी फूल कंवर उसके द्वारा जोर किया गया था। इस प्रकार ये मेवाड़ के इतिहास का तीसरा शाखा था। और क्या होता है? 28 फरवरी 1572 में 28 फरवरी 1572 में होली के दिन 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह का गोगुंदा में देहांत हो जाता है। क्या बताया मैंने? 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह का गोगुंदा में देहांत हो जाता है। उसके पश्चात क्या हुआ? ये जो उदय सिंह था इस उदय सिंह के दो रानियां थी। एक का नाम था धीरबाई जिसको अपन कह सकते हैं रानी भटियाणी। क्या कह सकते हैं अपन? एक का नाम बताया मैंने आपको धीरबाई जिसको अपन रानी भटियाणी कह सकते हैं और दूसरी का नाम था जयवंताबाई। और ये जयवंताबाई किसकी पुत्री थी? तो ये अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। क्या बताया मैंने आपको? उदय सिंह के दो रानियां थी। एक का नाम था धीरबाई जिसको अपन रानी भटियाणी कह सकते हैं और दूसरी का नाम था जयवंताबाई। और ये जयवंताबाई कौन थी? अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। और इस धीरबाई के
पुत्र का नाम था, अगर इसके पुत्र की बात करें अगर अपन, तो इसके पुत्र का नाम था जगमाल। इसके पुत्र का नाम क्या बताया मैंने आपको, जगमाल। और जयवंता बाई के पुत्र का नाम क्या था, प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। मैंने आपको दो रानियां बताई उदय सिंह की, एक का नाम बताया धीरबाई और दूसरी का नाम जयवंता बाई। धीरबाई के पुत्र का नाम था जगमाल और जयवंता बाई के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। लेकिन एक्चुअली वास्तव में हुआ क्या, ये जो उदय सिंह है इस धीरबाई के प्रभाव में आके किसे अपना उत्तराधिकारी बनाता है, तो ये अपना उत्तराधिकारी बनाता है जगमाल को उत्तराधिकारी। और प्रभाव में किसके में आया, धीरबाई के प्रभाव में आके किसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है, अपने छोटे पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाता है। जबकि इनके ज्येष्ठ पुत्र का नाम तो महाराणा प्रताप था, लेकिन इस धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह अपना जो उत्तराधिकारी है ये जगमाल को बनाते हैं। फिर क्या होता है, महाराणा प्रताप क्या करते हैं, इस अखेरा सोनगरा की मदद से मतलब अपने नानाजी अखेराज सोनगरा की मदद से महाराणा प्रताप इस जगमाल के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण, इस जगमाल के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। और ये जगमाल कहां पे चला जाता है, अकबर के पास में चला जाता है, अकबर के पास में चला जाता है। ये बात बताई मैंने आपको। तो अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के शासक उदय सिंह के बारे में। अकबर के द्वारा आगरा के किले में जयमल तथा फत्ता की गजारूढ़ पाषाण मूर्तियां प्रतिष्ठित करवाई गई। उसके अलावा 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह का गोगुंदा में देहांत हो जाता है। उदय सिंह के दो रानियां थी, एक का नाम था धीरबाई और एक का नाम था जयवंता बाई। धीरबाई को अपन रानी भटियाणी भी कह सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, धीरबाई के पुत्र का नाम था जगमाल और जयवंता बाई के पुत्र का नाम था महाराणा प्रताप। लेकिन उदय सिंह धीरबाई के प्रभाव में आकर अपने पुत्र जगमाल को, जो इनका छोटा पुत्र था, उसे अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। फिर महाराणा प्रताप अपने नानाजी मतलब अखेराज सोनगरा की मदद से जगमाल के ऊपर अटैक करते हैं और ये जगमाल अकबर के पास चला जाता है। उसके पश्चात अपन जो मेवाड़ के अगले भावी शासक है, क्योंकि यहाँ से जो मेवाड़ वाला रीजन है यहाँ से जगमाल अकबर के पास चला जाता है और इस आक्रमण के दौरान महाराणा प्रताप उदयपुर या चित्तौड़ पे अपना अधिकार कर लेते हैं। तो अपन अब अगले जो मेवाड़ के शासक है महाराणा प्रताप, उनकी चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अगर इनके उपनामों की चर्चा करें अपन, उपनाम, तो उपनामों में मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर। और मैंने आपको बताया था जब बीकानेर पढ़ाया था उस समय आपको एक ग्रंथ बताया था बेली किशन रुक्मणी लिख्यात, उसमें पाथल और पीथल दो पात्र बताए थे। तो मतलब मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर और पाथल, पाथल, पाथल आदि नामों से महाराणा प्रताप प्रसिद्ध थे। और इनके जन्म की अगर अपन चर्चा करें, इनका जो जन्म था वो 9 मई 1540 को कहां पे हुआ, कुंभलगढ़ में।
जन्म बताया मैंने आपको 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। और अगर इनके राज तिलक या राज्याभिषेक की बात करें अपन, राज्याभिषेक, तो 28 फरवरी 1572 को कहां पे हुआ? पहली बार की अगर अपन बात करें तो गोगुंदा में, और दूसरी बार की अगर अपन बात करें तो कुंभलगढ़ में हुआ। आप लोग इसको ध्यान रखना, इनका पहली बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था। और अगर इनके बचपन के अगर नाम की बात करें अगर अपन, तो जो बचपन का नाम था उसका नाम था कीका। कीका का मतलब होता है पहाड़ी बच्चा। मैंने क्या बताया आपको? इनके बचपन का नाम बताया कीका। उसके अलावा अगर इनके घोड़े के नाम की बात करें अगर अपन, तो इनके घोड़े का नाम था चेतक। घोड़े का नाम क्या था? चेतक। और हाथी के नाम की अगर अपन बात करें तो इनके हाथी का नाम था राम प्रसाद। फिर अकबर के द्वारा इस हाथी का नाम बदल के पीर प्रसाद कर दिया जाता है। तो मैंने अब तक आपको बताया इनके उपनामों के बारे में। इनको मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर और पाथड़ आदि नामों से जाना जाता है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। उसके अलावा इनका पहली बार राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुआ और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। उसके अलावा इनके घोड़े का नाम चेतक था और हाथी का नाम बताया मैंने आपको राम प्रसाद। और इनके जो तलवार थी, तलवार किसने बांधी? जब ये शासक बने उस समय इनके तलवार किसने बांधी? तो अगर अपन तलवार किसने बांधी, इनके तलवार किसने बांधी, तो उनका नाम था कृष्णदास। क्या बताया मैंने आपको? जब इनका राज्याभिषेक हुआ दूसरी बार कुंभलगढ़ में, उस समय इनके तलवार किसने बांधी थी? तो कृष्णदास के द्वारा बांधी गई। इनको युवराज का खिताब भी दिया गया महाराणा प्रताप को और मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया था। ये बेसिक बातें बताई मैंने आपको। उसके अलावा अपन आगे की बात करते हैं कि किस प्रकार महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा जो दूत भेजे गए थे उनकी भी चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया उनके हाथी का नाम रामप्रसाद, घोड़े का नाम चेतक और बचपन का नाम था कीका। उसके अलावा राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को पहली बार गोगुंदा में, दूसरी बार राज्याभिषेक इनका कुंभलगढ़ में हुआ। जन्म बताया मैंने आपको 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में। उसके अलावा इनके उपनाम मेवाड़ रक्षक, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर और पाथर आदि नामों से प्रसिद्ध है। जब इनका राज्याभिषेक हुआ था उस समय तलवार कृष्णदास के द्वारा बांधी गई। इनको युवराज का खिताब दिया गया और मेवाड़ का 54वां शासक नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात आगे की चर्चा करते हैं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर द्वारा भेजे गए दूतों का क्रम। क्या बताया मैंने आपको? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे गए, उनकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो अगर फर्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करें तो सितंबर 1572 को कौन आया? जलाल खां कोरची। जलाल खां कोरची। क्या बताया मैंने आपको?
आपको सितंबर 1572 को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कौन आया? जलाल खां कोरची। उसके बाद में अगर दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो जून 1572 में कौन आया? मानसिंह। जब मैंने आपको मानसिंह पढ़ाया था आमेर के इतिहास में, उस समय भी अपन ने बात की थी 1576 में जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था उसमें भी ये प्रधान सेनापति के रूप में रहे। और पहले ये जून 1572 को मानसिंह इनको समझाने के लिए आए, लेकिन इन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके पश्चात जो तीसरे नंबर पे आए अक्टूबर 1500, ये जून 1572 को मानसिंह, यहां पे जून 1573 है। उसके अलावा अक्टूबर 1573 में कौन आया? भगवंत दास आया था। कौन? भगवंत दास। यहाँ पे बाय द वे मिस्टेक 72 नहीं है, 73 है। जून 1573 को कौन? मानसिंह आया था। उसके अलावा अक्टूबर 1573 को भगवंत दास, और चौथे नंबर पे दिसंबर 1573 को इनको समझाने के लिए कौन आया? टोडरमल। क्या बताया मैंने आपको? महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे गए, और उन शिष्टमंडलों की अगर अपन चर्चा करें तो सितंबर 1572 को जलाल खां कोरची को समझाने के लिए आए, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं की गई। उसके पश्चात जून 1573 को मानसिंह आए, लेकिन इनका जो अभियान था वो भी असफल रहा। उसके पश्चात अक्टूबर 1573 को भगवंत दास और दिसंबर 1573 को टोडरमल समझाने के लिए आए, लेकिन महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई। उसके पश्चात जो हल्दीघाटी का युद्ध है उसकी चर्चा करते हैं। हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, बात करें 18 जून 1576, या फिर अपन को यहां पे 21 जून भी मिल सकता है। एग्जाम में हमेशा या तो 18 जून पूछेगा आपसे या फिर 21 जून, मतलब दोनों तिथियां एक साथ नहीं आ सकती, या तो 18, लेकिन इसमें से भी ऑथेंटिक मतलब जो 100% सत्य है वह तो 18 जून है। लेकिन एक इतिहासकार थे गोपीनाथ शर्मा, उनके द्वारा 21 जून भी बताया जाता है, लेकिन 18 जून ऑथेंटिक है। तो मैंने आपको बताया हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 या फिर 21 जून 1576। एक तरफ थे मेवाड़ के जो शासक थे महाराणा प्रताप, और दूसरी तरफ जो शासक थे मुगल वंश के, उनका नाम था अकबर। और अकबर के जो प्रधान सेनापति थे इस युद्ध में, प्रधान सेनापति, तो वो प्रधान सेनापति थे मानसिंह। क्या बताया मैंने आपको? हल्दीघाटी का युद्ध, एक तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ मुगल वंश के शासक अकबर और इनके प्रधान सेनापति मानसिंह। और इनके अगर सहयोगियों की बात करें अपन, मानसिंह के सहयोगी कौन कौन थे? तो एक का नाम था आसफ खां। ये मैं आपके सामने रूपरेखा तैयार करता हूं, फिर आपको आगे की जो भी डिटेल है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक का नाम आसफ खां और दूसरे का नाम था मेहतर खां।
इधर अगर अपन महाराणा प्रताप की बात करें तो महाराणा प्रताप के साथ में कौन कौन थे? एक का नाम था हाकिम खासुरी, हाकिम खां सुरी। उसके अलावा इनके साथ में था झाला बीदा, झाला बीदा। उसके अलावा एक भील पुंजा भी था, भील पुंजा। ये क्या था? भील नेता था, भील नेता। क्या बताया मैंने आपको? महाराणा प्रताप के साथ में हाकिम खां सूरी, झाला बीदा और भील पुंजा, मतलब ये भीलों का नेता था। इधर मुगल वंश के अकबर के प्रधान सेनापति मान सिंह और इनके सहयोगी आसफ खां और मेहतर खां। तो होता क्या है इस युद्ध में? महाराणा प्रताप के साथ में इस बार इनका घोड़ा था, मैंने पहले आपको नाम बताया था उसका, चेतक। और इस युद्ध में मानसिंह अपने हाथी पे बैठ के युद्ध करता है और इनके हाथी का नाम था मर्दाना। इनके हाथी का नाम क्या बताया मैंने आपको? मर्दाना। तो ये हाकिम खां सूरी था, ये हाकिम खां सूरी हरावल भाग का नेतृत्व कर रहा था। हरावल भाग का मतलब होता है सेना के आगे का भाग, तो मैं इसको हरावल भाग कह सकता हूं। हरावल भाग मतलब हरावल भाग को अपन अग्रभाग भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? अग्रभाग। महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसके अग्रभाग का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हाकिम खां सूरी कर रहा था। तो महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर युद्ध के मैदान में आगे बढ़ते हैं और मानसिंह के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन जब इनका घोड़ा जंप करता है तो मानसिंह उस जो मर्दाना हाथी पे बैठा हुआ था वह महाराणा प्रताप के प्रहार से बच जाता है और महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक घायल हो जाता है। और फिर महाराणा प्रताप भी उससे घायल होते हैं और महाराणा प्रताप कहां पे चले जाते हैं? अपने घोड़े को लेके बलीचा गांव में। कहां पे? बलीचा गांव में। और ये बलीचा गांव कहां पे पड़ता है? तो ये राजस्थान के उदयपुर जिले में पड़ता है। उदयपुर। कहां पे चले गए? जब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में घायल हो जाते हैं और इनका घोड़ा चेतक भी घायल हो जाता है, तो ये कहां पे चले जाते हैं? बलीचा गांव में, जहां पे आपको पता होगा चेतक का स्मारक भी बना हुआ है या फिर चेतक का चबूतरा भी बना हुआ है। और अपना जो राज चिन्ह है, मतलब आपको पता होगा राज चिन्ह किसे बोलते हैं? मुकुट या फिर साफा को बोलते हैं। तो महाराणा प्रताप अपना जो राज चिन्ह थे वो किसे सौंपते हैं? ये क्वेश्चन आप याद रखना। झाला बीदा को। किसे सौंपते हैं? झाला बीदा को। राज चिन्ह किसे सौंपे गए? झाला बीदा को सौंपे गए। और इधर आसफ खां और मेहतर खां के द्वारा क्या किया जाता है? इस आसफ खां के द्वारा, मतलब एक समय जब यह हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो उस समय वैसे तो महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, लेकिन एक समय ऐसा लगने लगा कि महाराणा प्रताप की जो सेना थी वह इस मुगल वंश के अकबर की सेना पर हावी हो गई थी। उस समय इस आसफ खां और मेहतर खां के द्वारा क्या किया जाता है? इस आसफ खां के द्वारा तो जिहाद धर्म का नारा दिया जाता है। क्या किया जाता है? जिहाद धर्म का नारा दिया जाता है। और मेहतर खां के द्वारा अकबर के आने की अफवाह फैलाई जाती है। अफवाह फैलाई जाती है। क्या बताया मैंने आपको? मानसिंह के सहयोगी आसफ खां और मेहतर खां, तो आसफ खां जिहाद धर्म का नारा देता है, क्योंकि जब अपनी सेना की हार दिखती है इस आसफ खां को तो ये जिहाद धर्म का नारा देता है। उसके अलावा मेहतर खां के द्वारा अकबर के आने की अफवाह फैलाई जाती है। और इस युद्ध में मैंने आपको बताया महाराणा प्रताप घायल होने पर अपने जो राज चिन्ह थे वो झाला बीदा को सौंप के बलीचा गांव में गए थे। उसके अलावा ये जो अकबर था इसका प्रधान सेनापति मैंने आपको मानसिंह बताया। और इस युद्ध में वैसे महाराणा प्रताप को अकबर की सेना पर हावी होते हुए जब मानसिंह ने देखा तो मानसिंह के कहने पर इनके जो सहयोगी थे आसफ खां और मेहतर खां, इनके द्वारा अफवाह
फैलाई गई और अपनी जो सेना थी उसमें जोश लाया गया। तो मैंने आपको बताया हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 या फिर 21 जून 1576 ऑथेंटिक 18 जून है। महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध करते हैं और महाराणा प्रताप के साथ में कौन कौन थे? हाकिम कासूरी, उसके अलावा झाला बीदा, भील पुंजा, उसके अलावा आपने सुना होगा नाम भामाशाह का, और भामाशाह के एक भाई थे ताराचंद भी इस युद्ध में उपस्थित रहते हैं। और इस दूसरी तरफ मुगल वंश के अकबर के प्रधान सेनापति इसमें मानसिंह थे। वैसे मानसिंह भी एक राजपूत शासक ही थे, लेकिन इनके द्वारा महाराणा प्रताप के साथ युद्ध किया जाता है। और इनके जो दो सहयोगी बताए मैंने आपको, आसफ खां और मेहतर खां, आसफ खां के द्वारा जिहाद धर्म का नारा दिया गया और मेहतर खां के द्वारा अकबर के आने की अफवाह फैलाई गई। इसके आगे की बात करते हैं, आगे क्या हुआ। ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, उसके अलावा अबुल फजल बदायूनी के द्वारा इस युद्ध के बारे में क्या कहा गया, तो मैं आपको बताऊं। ये बना दिया मैंने आपके सामने हल्दी घाटी का मैदान। क्या बनाया आपके सामने? हल्दी घाटी का मैदान। यह क्या बनाया मैंने आपके सामने? हल्दी घाटी का मैदान। और अगर अपन बात करें खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, अगर मैं बात बताऊं आपको खमनोर की पहाड़ी, तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद जिले में है। राजसमंद में है। उसके अलावा गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे है? गोगुंदा, जो गोगुंदा की पहाड़ी है, गोगुंदा की पहाड़ी कहां पे है? उदयपुर में। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, खमनोर की पहाड़ी जो कि राजसमंद में है और गोगुंदा की पहाड़ी जो कि उदयपुर में है, और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य का जो इलाका है उसी को हल्दी घाटी का मैदान कहा जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये हल्दी घाटी का युद्ध कहां पे लड़ा गया? ये हल्दी घाटी का मैदान बनाया मैंने आपके सामने, तो इसको अपन बनास का युद्ध भी कह सकते हैं, क्योंकि बनास नदी के किनारे लड़ा गया था। तो इसको क्या कह सकते हैं? बनास का युद्ध। उसके अलावा इसको अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। और इसका जो समर्थन है वो कौन करता है? तो इसका समर्थन करता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इसको अनिर्णायक युद्ध भी बोला गया। हल्दी घाटी के युद्ध की बात कर रहे हैं अपन। ये मैंने पहले आपके सामने हल्दी घाटी का मैदान बताया था। हल्दी घाटी के युद्ध को अपन बनास का युद्ध भी कह सकते हैं, इसको अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, ऐसा गोपीनाथ शर्मा के द्वारा बोला गया। और इस हल्दी घाटी के युद्ध को अपन हाथियों का युद्ध भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हाथियों का युद्ध, क्योंकि इसमें कुछ हाथी भी थे जिनके द्वारा वीरता दिखाई गई थी, जैसे कि रामप्रसाद, लूणा, उसके अलावा गजमुक्त, और एक था गजराज। क्या बताया मैंने आपको? इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें कुछ हाथियों ने वीरता दिखाई थी। रामप्रसाद, गजमुक्त, गजराज और लूणा के द्वारा इसमें वीरता दिखाई गई, इसी कारण इसको हाथियों का युद्ध भी कहा जा सकता है। मैंने आपके सामने हल्दी घाटी का युद्ध या फिर मैदान बनाया। ये कहां पे? खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद और गोगुंदा की पहाड़ी जो उदयपुर में, इन दोनों के मध्य में ये हल्दी घाटी का मैदान या फिर युद्ध हुआ था। इसको बनास का युद्ध भी कह सकते हैं अपन, इसको अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है।
ऐसा गोपीनाथ शर्मा के द्वारा कहा गया। उसके अलावा इसको हाथियों का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हाथी थे जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। तो हाथियों के नाम है जैसे कि रामप्रसाद, लूणा, गजमुक्त और गजराज। उसके आगे की बात करते हैं अपन, आगे क्या हुआ, कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या मत दिए, उनकी भी चर्चा करेंगे अपन। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तो इनके बारे में अगर अपन बात करें, कर्नल जेम्स टोड ने कर्नल टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। क्या बताया मैंने आपको, कर्नल जेम्स टोड ने उसके द्वारा इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया। उसके अलावा अबुल फजल के अनुसार अबुल फजल ने इस युद्ध को, कौन से युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को, इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। क्या बोला, खमनोर का युद्ध। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो बदायूनी के द्वारा क्या बताया मैंने, अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, बदायूनी ने इस युद्ध को मैंने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आपको बताया। तो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली का, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध बताया, और बदायूनी ने बदायूनी के द्वारा इस युद्ध को क्या बोला गया, गोगुंदा का युद्ध कहा गया। किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा। उसके अलावा मैंने आपको बताया इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, इसको अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है, और इसको बनास का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह बनास नदी के किनारे पे लड़ा गया था। और होता क्या है, अकबर के द्वारा अगर अपन बात करें, अकबर के द्वारा अधिकार के बाद अकबर के द्वारा उदयपुर का नाम बदलकर उदयपुर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा गया। क्या बताया मैंने आपको, जब 1576 में इस युद्ध के पश्चात अकबर का अधिकार हो जाता है, तो अकबर उदयपुर का नाम बदलकर 1576 में क्या करता है, मोहम्मदाबाद। ये भी आप याद रखना। उसके आगे की बात अब करते हैं अपन, किस प्रकार महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर के द्वारा शिष्टमंडल भेजे गए। उसके अलावा अपन ने हल्दी घाटी के युद्ध की भी बात की। अब आगे क्या हुआ, अकबर के द्वारा फिर क्या किया गया, तो क्या किया गया, अकबर ने 1577, 78 और 79 में क्या किया अकबर ने, 1577, 78 और 79 में शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजा, और इसने
कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। क्या बताया मैंने आपको? 1577, 78 और 79 में शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए अकबर के द्वारा भेजा गया और इस शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, अधिकार किया। उसके आगे की बात करें अपन अगर तो 1580 में 80 में अब्दुल रहीम खाने खाना क्या बताया मैंने आपको? 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को आक्रमण के लिए भेजा, परंतु असफल रहा। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने में ये अब्दुल रहीम खाने खाना असफल रहा। मैंने आपको बताया अकबर ने 1577, 78 और 79 मतलब 79 में शाहबाज खां को आक्रमण करने के लिए भेजा और इसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर भी अधिकार किया, लेकिन ये महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। उसके बाद में 1580 में अब्दुल रहीम खाने खाना को भेजा गया, लेकिन यह भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने में असफल रहा। उसके आगे की चर्चा करते हैं अपन, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध है उसकी बात करेंगे। और युद्ध कौन सा है आपको पता होगा, दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध। क्या बताया मैंने आपको? दिवेर का युद्ध। एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अपन बात करें अकबर। क्या बताया मैंने आपको? महाराणा प्रताप और प्लस में इनके जो पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, जो इनके पुत्र थे। एक तरफ महाराणा प्रताप प्लस में अमर सिंह फर्स्ट, दूसरी तरफ अकबर। और अकबर का एक गवर्नर था जिसका नाम था सुल्तान खां। गवर्नर जिसका नाम बताऊं मैं आपको तो उसका नाम था सुल्तान खां। होता क्या है, ये अमर सिंह फर्स्ट और महाराणा प्रताप के द्वारा इस दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 को। और ये दिवेर कहां पे है तो ये राजस्थान के राजसमंद जिले में है। राजसमंद जिले में। क्या बताई मैंने आपको बात? दिवेर के युद्ध की 1582 को हुआ। एक तरफ अकबर के गवर्नर सुल्तान खां थे और दूसरी तरफ मेवाड़ के महाराणा प्रताप और इनके साथ में अमर सिंह फर्स्ट थे। इन दोनों के द्वारा क्या किया गया, इस सुल्तान खां को क्या है, पराजित किया गया। मतलब इस युद्ध में इनकी होती है हार और महाराणा प्रताप विजयी रहते हैं। और इस दिवेर के युद्ध को, ये जो दिवेर का युद्ध है, इसको मतलब इस युद्ध को इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मैराथन कहा जाता है। क्या बताया मैंने आपको? ये जो दिवेर का युद्ध 1582 को हुआ, इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। और ऐसा भी किसके द्वारा बोला गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा, जिनको राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है, उसे बोला गया। और विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने क्या किया गया, महाराणा प्रताप के द्वारा 1585 में महाराणा प्रताप के द्वारा क्या किया गया, 1585 में चावंड को अपनी कैपिटल मतलब राजधानी बनाया गया। अपनी राजधानी
बनाया। क्या बताया मैंने आपको, इस 1582 के दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी रहते हैं। उसके पश्चात महाराणा प्रताप क्या करते हैं, 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो इसकी एक बार फिर चर्चा करते हैं, दिवेर का युद्ध। और ये दिवेर स्थान कहाँ पे, राजसमंद जिले में। और हुआ युद्ध कब था, 1582 को। एक तरफ महाराणा प्रताप और इनके पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, दूसरी तरफ अकबर के गवर्नर थे इसमें सुल्तान खां। ये दोनों मिलकर सुल्तान खां का मामला कर देते हैं सेट। और इस युद्ध को जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल टोड के द्वारा क्या बोला गया, जो कर्नल टोड है उस टोड के द्वारा इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा गया। और इस युद्ध में विजय के पश्चात महाराणा प्रताप क्या करते हैं, 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। उसके आगे की चर्चा अपन करते हैं। क्या बताया मैंने आपको, 1585 में महाराणा प्रताप के द्वारा चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया। उसके अलावा अकबर ने क्या बताया मैंने आपको, अकबर ने क्या किया, अकबर ने 1584 में यह अंतिम अभियान था अकबर का महाराणा प्रताप के विरुद्ध। अकबर ने 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को आक्रमण करने के लिए भेजा, आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन यह भी क्या रहा, असफल रहा। क्या बताया मैंने आपको, असफल रहा। और यह अकबर का अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान। क्या बताया मैंने आपको, अकबर ने 1584 में जगन्नाथ कछवाहा को आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन यह भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सके। और यह अकबर का अंतिम अभियान था महाराणा प्रताप के विरुद्ध। उसके अलावा इन महाराणा प्रताप की मृत्यु की अगर अपन बात करें तो इनकी मृत्यु कैसे हुई उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो क्या होता है, 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनका देहांत हो जाता है, इनका देहांत हो जाता है। क्या बताया मैंने आपको, 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय इनका देहांत हो जाता है, किनका, महाराणा प्रताप का। और अगर इनके दाह संस्कार की बात करें अपन तो दाह संस्कार कहां पे, इनके दाह संस्कार की बात करें अपन तो इनका दाह संस्कार कहां पे किया गया उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। इनके दाह संस्कार की बात करें तो दाह संस्कार इनका बारडोली में हुआ था। कहां पे, बारडोली में, बारडोली। और ये बारडोली कहां पे पड़ती है, उदयपुर में पड़ती है, उदयपुर में। और यहां पे क्या है, 8 खंभों की छतरी है। क्या बताया मैंने आपको, इनका देहांत हो जाता है। और देहांत कहां पे होता है, वैसे इनका जो देहांत है, देहांत तो होता है चावंड में। अपन बात कर रहे हैं 19 जनवरी 1597 को धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप का देहांत हो जाता है। इनका देहांत हुआ वैसे चावंड में और इनका दाह संस्कार बारडोली उदयपुर में किया गया। और यहाँ पे 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। इसके पश्चात जो मेवाड़ के अगले शासक हैं वो इन्हीं के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट हैं।
किसकी चर्चा करेंगे अपन? अमर सिंह फर्स्ट की। महाराणा प्रताप राजपूताने के ऐसे शासक थे जिन्होंने अपनी मरते दम तक अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मारवाड़ में जब अपन ने चंद्रसेन पढ़ा था तो उनको भी प्रताप का पथ प्रदर्शक और अग्रगामी भी बोला जाता है। तो अगले जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है अमर सिंह प्रथम, जो किसके पुत्र थे? महाराणा प्रताप के। अमर सिंह प्रथम की बात करें अगर अपन, अमर सिंह प्रथम और इनके पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम था कर्ण सिंह। अगर पुत्र की बात करें तो पुत्र का नाम बताया मैंने आपको, कर्ण सिंह। इधर बात करें मुगल वंश के शासकों की तो जो मुगल वंश के शासक थे उनका नाम था इस समय जहांगीर। और जहांगीर के जो पुत्र थे उनका अगर अपन नाम की चर्चा करें तो उनके पुत्र का नाम था खुर्रम। और खुर्रम को आप सब लोग जानते होंगे, दूसरा नाम है इसका शाहजहां। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ के बताए अमर सिंह फर्स्ट और इनके पुत्र का नाम बताया मैंने आपको कर्ण सिंह। और मुगल वंश के शासक बताए जहांगीर और जहांगीर के पुत्र बताए मैंने आपको खुर्रम या फिर शाहजहां। तो जहांगीर के द्वारा इस खुर्रम के नेतृत्व में इस अमर सिंह फर्स्ट के ऊपर आक्रमण करने के लिए क्या सेना भेजी जाती है? आक्रमण करने के लिए सेना भेजी जाती है। तो फिर क्या होता है? अब सुनो आप, कर्ण सिंह के कहने पर, अपने पुत्र कर्ण सिंह के कहने पर क्या किया? अपने पुत्र कर्ण सिंह और सिसोदिया सरदारों के कहने पर यह अमर सिंह फर्स्ट इस जहांगीर के साथ 5 फरवरी 1615 को क्या कर लेता है? संधि। ये बात बताई मैंने आपको। आप एक बार इसको इसकी दोबारा चर्चा करते हैं। मैंने बताया आपको मेवाड़ के जो महाराणा प्रताप के पश्चात जो शासक बने इन्हीं के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट, और अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र का नाम बताया मैंने आपको कर्ण सिंह। इधर मुगल वंश की बात करें तो जहांगीर, और जहांगीर के पुत्र थे खुर्रम। तो जहांगीर ने क्या किया? अपने पुत्र खुर्रम मतलब शाहजहां के नेतृत्व में आक्रमण करने के लिए सेना भेजी। कहां पे? मेवाड़ में सेना भेजी। तो फिर क्या हुआ? कर्ण सिंह के कहने पर तथा कुछ सिसोदिया सरदारों के कहने पर यह अमर सिंह फर्स्ट 5 फरवरी 1615 में इन मुगलों मतलब जहांगीर के साथ संधि कर लेता है। और यह पहली मेवाड़ मुगल संधि थी, प्रथम मेवाड़ मुगल संधि। अगर आपसे पूछे प्रथम मेवाड़ मुगल संधि कब हुई तो वह हुई थी 5 फरवरी 1615 को। उसके अलावा अगर अपन बात करें इस संधि में क्या शर्तें रखी गई थी, तो अगर अपन शर्तों की बात करें तो मेवाड़ मुगल वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं होगा। क्या मतलब? मेरे शॉर्टकट बोलने का मतलब यह है, मेवाड़ के शासक और मुगल वंश के जो भी शासक हैं वो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये थी उसमें पहली शर्त। उसके अलावा मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ मेवाड़ के शासक और मुगल वंश के शासक आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते। उसके अलावा मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होंगे। और
इनके द्वारा वैसे बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत भी ये नहीं करवाएंगे, ऐसा भी संधि में इनके समक्ष तय हुआ था। अपन एक बार फिर चर्चा करते हैं। मैंने बताया मेवाड़ के अगले जो शासक थे महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह फर्स्ट और मुगल वंश के शासक थे जहांगीर। इधर अमर सिंह फर्स्ट के पुत्र थे कर्ण सिंह और इधर जहांगीर का पुत्र खुर्रम। तो खुर्रम के नेतृत्व में ये सेना मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आती है। तो कर्ण सिंह और कुछ सिसोदिया सरदारों के कहने पर यह अमर सिंह प्रथम 5 फरवरी 1615 को इस जहांगीर के साथ संधि कर लेता है और यह पहली मेवाड़ मुगल संधि थी। और इस संधि के तहत कुछ शर्तें थी। उन शर्तों के बारे में बताऊं मैं आपको तो मुगल और मेवाड़ के शासक आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। उसके अलावा मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। उसके अलावा मेवाड़ के शासकों के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत भी नहीं करवाई जाएगी। ऐसा इस संधि के तहत जो शर्तें थी उसमें ये बातें सामने रखी गई थी। उसके पश्चात अपन ने अमर सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ा। इसके पश्चात कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे किसकी, कर्ण सिंह की। इनके द्वारा क्या किया गया, कौन कौन से कार्य किए गए, उनकी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।